Hello student, good morning. Standard 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। मित्रों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर हो गया है। कुछ भी हो, हमें रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान आज भी याद है। सब लोग जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पाठ रानी लक्ष्मीबाई, इस पाठ के पात्र है रानी लक्ष्मीबाई, उसकी सखी जूही, मुंडर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक। तो ये लक्ष्मीबाई के इस स्वराज्य की नींव पाठ के पात्र है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। अन्य वीरांगनाओं में मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है जूही और मुंदर, जो उसकी दोनों सखियाँ हैं। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस रंगमंच में, यानी कि इस नाटक के अंदर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखियों के साथ, तात्या के साथ और सेनापति के साथ अपने देश को, अपनी झांसी को बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रानी लक्ष्मीबाई को एक चिंता है कि उनको एक मन में दुख है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलासिता में डूब गए हैं, अय्यासी में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। उधर ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं
कर रहे हैं और लक्ष्मीबाई को बहुत चिंता हो रही है। वो अपनी झांसी को बचाने के लिए अपने आप को भी दांव पर लगा रही है, अपने जीवन को भी दांव पर लगा रही है। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार सज्ज खड़ी है। तो देखते हैं हम लोग रंगभूमि में रंगमंच पर जो दृश्य खड़ा हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे, टेक्स्ट बुक में देखिए आप लोग, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा रहा है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। कैंप तंबू, जहाँ पर वो रुके हुए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। चलो हम लोग ये नाटक ले रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ लाल रंग की कुर्ती में सैनिक की वेशभूषा में रंगमंच पर प्रवेश कर रही है। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। देखते हैं, लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया है जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाते हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मार्ग में हिमालय अड़ना एक मुहावरा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मार्ग में हिमालय अड़ जाना, यहाँ से मार्ग में हिमालय अड़ जाना, इसका मतलब है रुकावट बनना, बड़ी से बड़ी रुकावट बनना। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे ही स्वराज्य को पास आते हुए देखती हैं कि कोई बड़ी सी अड़चन सामने, बड़ी सी रुकावट आ जाती है, उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी हम लोग देखते हैं महासागरों में लहरें किनारे के ऊपर एक के बाद एक लहरें उठती रहती हैं। तो यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को जब स्वराज्य पास आता हुआ दिखाई देता है तो उतने में महासागर के डरावनी लहरों की तरफ बड़ी से बड़ी समस्याएं एक के बाद एक उभर कर सामने आ जाती है। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारना यानी कि समस्याओं का तेजी से उभरना। याद रखना, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई उनसे जूझने लगती है, उन लहरों से जूझने लगती हैं तो दूसरे एक क्षण नाविक सो जाते हैं, यानी सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। नाविक सो जाना यानी उत्साह ठंडा पड़ जाना। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शब्द देखिए क्षितिज, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द में आता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्षितिज का मीनिंग, कैसी लपलपाटी हुई लपटें उठ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। राव साहब गंगाधर राव उनके पति का नाम है, जो रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है, भोग विलासिता में डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंडरलाइन करो विद्यार्थी मित्रों। यहाँ से लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो जवाब है, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहाँ से लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। महारानी लक्ष्मीबाई के बहुत प्रयत्न करने पर भी झांसी उनके हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर, उत्तेजित होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई को अपना स्वराज्य बहुत प्यारा है, अपनी झांसी उसे बहुत प्यारी है। अपने होते हुए वो झांसी किसी को नहीं देगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। वो अपना उत्साह बना के रखती है। मैं अकेली हूँ, उससे क्या, मैं अपनी झांसी लेकर रहूँगी। तो विद्यार्थी मित्रों, महारानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रयत्न कर रही है अपनी झांसी वापस पाने के लिए।
बराबर, जो अंग्रेजों के कब्जे में चली गई है। उधर राव साहब है वो ऐसो आराम में मशगूल हो गए हैं, वो महारानी लक्ष्मीबाई को सहकार नहीं देते हैं, उनको अपनी झांसी की कोई परवाह नहीं है। जूही ने कहा, कौन कहता है आप अकेली हैं? महारानी आप तो गीता पढ़ती हैं। विद्यार्थी मित्रों अंडरलाइन करो, महारानी लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है? तो गीता। लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है? गीता। गीता शब्द के नीचे अंडरलाइन करो, लक्ष्मीबाई गीता पढ़ती है। फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? देखो विद्यार्थी मित्र, एक प्रश्न पूछा जाए, बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? तो उसका जवाब है यहाँ से, बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई को कहा था, अंडरलाइन यहाँ से, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। चलो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। तो बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो जूही ने कहा, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, भूमि तैयार करना यानी आधार बनना, आधार बनाना, भूमि का तैयार करना, भूमि तैयार करना यानी आधार बनाना, भूमि का तैयार करना। तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, स्थापना करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना यानी कि स्वराज्य की नींव की स्थापना करना, खुद उसका आधार बनना, नींव बनना यानी कि आधार बनना। फिर से उन्होंने, जूही कहती है, महारानी उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, कहती है वो आगे, सफलता और असफलता देव यानी कि भाग्य के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। तो देखो जूही उन्हें वापस याद दिलाती है कि महारानी उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता भाग्य के हाथ में, देव यानी कि भाग्य के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। तो लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। देखो लक्ष्मीबाई को किस बात का दुख है? वो उसे इस बात का दुख है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तात्या जैसे सेनापति है फिर भी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? देखो लक्ष्मीबाई कहती है, लक्ष्मीबाई को उसको स्वराज्य उसके जीवन काल में आता है या नहीं उसकी कोई परवाह नहीं है, उसके कोई दुख नहीं है, लेकिन उसको इस बात का दुख है कि वो कहती है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानती हो क्यों? तो जूही ने कहा, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता, भोग विलास, ऐसो आराम में डूब गए हैं। झांसी का जो होना है होगा, हम अपने आप जलसा करो,
अय्यासी करो, भोग विलास में डूबे रहो। हम विलासिता में डूब गए हैं, ऐसा जूही ने कहा। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। तो मुंदर ने कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। तो मुंदर ने क्या कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? हम विलासिता में डूबे नहीं हैं। विलासिता में, भोग विलास में कौन कौन डूबे हैं? तो उसके नाम दिए, एक तो राव साहब, दूसरा है बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। ये तीनों ऐसे विलासिता में डूबे हैं जिनको झांसी की कोई परवाह नहीं है। झांसी का जो होना है वो हम लोग अय्यासी में जियो। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हम अपना ये लेसन कंप्लीट किया। अधूरा लेसन हम दूसरे वीडियो लेसन में लेंगे। ओके, थैंक यू।